Good morning students. In today's class we are going to discuss a important part of practical question individually, that is interest on capital and interest on drawings. But इन दोनों पॉइंट में से हम पहले डिस्कस करेंगे जो थोड़ा बड़ा पॉइंट है आपका, that is interest on drawings. What is the meaning by drawings? A certain amount which will be withdrawn by the partner for his personal use during the year is known as a drawings. जब कोई पार्टनर अपने पर्सनली यूज के लिए कुछ अमाउंट या कोई गुड्स विड्रॉ करता है फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म से, उस अमाउंट को बोला जाता है ड्रॉइंग्स. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में उस ड्रॉइंग्स अमाउंट के ऊपर, उस सर्टेन अमाउंट के ऊपर पार्टनर से इंटरेस्ट अलाउडेड नहीं करते, अपन प्रोवाइडेड नहीं करते. इंटरेस्ट शुड बी चार्जेस बाय द पार्टनर. हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं जो आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, सोर्सेज ऑफ इनकम होती है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन ए क्रेडिट साइड ऑफ पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या करंट अकाउंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर रखा है, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स ये पार्टनर्स के लिए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस होता है, शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सबसे मेन चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में तो समझ में आ गया, बट कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आज की क्लास में हम वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, रेगुलरली आप उसको देखते रहिए. हम इसको अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे. हमने इसको अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट करा है. मैंने 5 या 6 पॉइंट्स आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के. आज अपन इसको इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज, हम अगर मेन सम की बात करेंगे, दैट इज पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर 4 मार्क्स. तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट करी है या किसी अलग अलग कंडीशन में आपको कैलकुलेट करवाएगा, तो ये वर्किंग नोट्स का आपका पॉइंट माना जाएगा मेन सम के अंदर. बट इंडिविजुअली सम की हम बात करें और बोर्ड एग्जामिनेशन में आया कि फॉर 4 मार्क्स, आप इसको वर्किंग नोट्स में नहीं शो करेंगे, इंडिविजुअली शो करके चलोगे. तो उसका प्रेजेंटेशन आप क्या रखेंगे, मेन चीज ये प्रेजेंटेशन ऑफ सम आपका बढ़िया रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. तो सबसे पहली चीज, हम अलग अलग फॉर्म में जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने से पहले हम उसका एक फॉर्मूला रखेंगे. फॉर्मूला, ओके. अब अगर कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करें, हर फॉर्म में एक जैसी है. अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो मेरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12. ओके, ये हमारे फॉर्मूला हो गया. अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12. ओके, बट हम जब इसको अलग अलग फॉर्मूला ही किए, आपने इसको अलग अलग कंडीशंस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करा वो अपना आज कर रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, उस नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा होने चलेगा कि जब कोई पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ही वो कुछ ड्रॉइंग्स को या कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे. कहने का मतलब कि पार्टनर ने जो ड्रॉइंग्स करा है वो वंस इन ईयर करा है, साल में एक बार. लेकिन उस कंडीशन में या तो एनुअल ड्रॉइंग्स आपको वर्ड मिलेगा, ईयरली ड्रॉइंग्स बोल लीजिए, एनुअल ड्रॉइंग्स हो गया, या आपको ड्यूरिंग द ईयर फॉर दिस पीरियड
और फॉर द ईयर एंडिंग। अगर आपको वो चीज गिवन हो तो फिर क्या करके चलेंगे? तो एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी पार्टनर 1 से नहीं ड्राइंग्स करता है और वो ड्राइंग्स का बेस है एनुअल बेसिस, कि वो पार्टनर जो है एनुअल बेसिस पर एनुअल ड्राइंग्स और ईयरली ड्राइंग्स, तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करके चलेंगे, वो पूरे ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला जो हमने पुट करा है वो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, एनुअल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ। अगर अपन लेंगे यहाँ पे तो एनुअल का मतलब वो पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है। दैट मींस जैसे ही फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया ऑन 1 अप्रैल और ऑन 1 जनवरी उसने एक सर्टेन अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही शुड पे फॉर ए 12 मंथ इंटरेस्ट। उसको 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ मंथ अगर मैं लेके चलता हूं तो नंबर ऑफ मंथ 12 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 अपना कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला अगर मैं एनुअल बेसिस पे चलूंगा, एनुअल ड्राइंग्स के बेसिस पे, तो मेरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाय 100। जो भी हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे आप नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन चल रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, तो ड्राइंग्स के साथ में आपको उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। बट हम पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन ए क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज अ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नंबर 2, वन से नहीं ड्राइंग्स है। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि जब अपन प्रैक्टिकल सम मेन सम करते हैं, न्यूमेरिकल सम मेन सम करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कॉमन गलती होती है बच्चों से। वन से नहीं ड्राइंग्स है, आपको एनुअल बेसिस पे ड्राइंग्स देने का, ईयरली बेसिस पे। तो एनुअल बेसिस का मतलब बिजनेस स्टार्ट होते ही, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होते ही उसने फर्स्ट डेट में ड्राइंग्स करा है, तो उसको पूरे साल भर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अपन ने ये यूज करा है। बट अगर आपको इनकेस वन से नहीं ड्राइंग्स गिवन है बट आपको ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है या फॉर दिस पीरियड लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडिंग है, तो इसमें एक सर्टेन डेट आपको नहीं दे रखी है। हम इसमें यह एज्यूम नहीं कर सकते कि उसने बिगिनिंग ऑफ द ईयर ड्राइंग्स करा। ड्यूरिंग द ईयर तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि अपन जब कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपना बिजनेस, हमारा बिजनेस चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च कैरी कर रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, जून, जुलाई, अगस्त अप टू दिसंबर, अपने पास 31 मार्च तक। या फॉर दिस पीरियड सेम वही की वही कंडीशन आ गई, फॉर दिस पीरियड वही ड्यूरिंग द ईयर है, अप्रैल से लेके मार्च के ड्यूरेशन में कभी भी ड्राइंग्स कर सकता है। या फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, इस ईयर के ड्यूरेशन में उसने इतना ड्राइंग्स करा तो बात वही चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक एवरेज पीरियड के बेस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है और वो एवरेज पीरियड माना जाता है फॉर ए 6 मंथ। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स गिवन है, फॉर दिस पीरियड अमाउंट ड्राइंग्स गिवन है, फॉर द ईयर एंडिंग ड्राइंग्स गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी कैलकुलेटेड and charged by the partner only for a 6 month, जो एक एवरेज पीरियड पर चलेगा। तो मैं उस कंडीशन में मेरा फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ 6/12 करके कैलकुलेशन कर लेंगे। अब वही अमाउंट अपने पास में है, वो अमाउंट हमारे लिए एक प्रॉफिट भी अपने पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज ऑफ इनकम, आप उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में जो आपने एज एक्सपेंसेस मान के पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट साइड में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ओके ओके, आफ्टर डिस्कशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एनुअल बेसिस फॉर द ईयर एंडिंग once in a year, now we are going to discuss about when the partner withdraw a certain amount for his personal use on monthly basis। कि पार्टनर ने एक रेगुलरिटी बनाई है, एक कंटिन्यूटी है पार्टनर की कि वो रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स करता है।
फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू 31 मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर है और उसने एक कंटिन्यूटी बना ली कि मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 टाइम कंटिन्यूटी होगी उसकी कि मुझे ड्रॉइंग्स करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बोल के चलेंगे, नंबर 3, व्हेन द ड्रॉइंग्स इज मेड बाय द पार्टनर ऑन मंथली बेसिस, कि जब कोई पार्टनर मंथली बेसिस पे ड्रॉइंग्स करे, एक रेगुलरिटी बन गई। और इसमें आपको एक बात इंपॉर्टेंट चीज ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कोई भी पार्टनर एक कंटिन्यूटी बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे ड्रॉइंग्स करता है, मंथली पे, क्वार्टरली पे भी आएगा आगे, पहले अपने डिस्कस भी करा, ये तो रिवीजन क्लास है, हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अगर वो ड्रॉइंग्स कर रहा है तो उस कंडीशन में दो चीज सिमिलर बनेगी। नंबर 1, उसकी कंटिन्यूटी होगी, वो हर महीने ड्रॉइंग्स करेगा ही करेगा, अप्रैल टू 31 मार्च 12 टाइम मंथली बेसिस पे, और किसी भी मंथ में वो बाउंस नहीं होगा, हर महीने उसकी रेगुलरिटी बनी हुई है। और दूसरी चीज, जो अमाउंट अपना वो विड्रॉ कर रहा है फॉर्म से, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर उसने हर मंथ 1000 विड्रॉ करा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप टू मार्च तक ही विड्रॉ 1000 रुपीज पर मंथ। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। अब ऐसी कंडीशन में जब हम आएंगे तो हमारा फॉर्मूला वही है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर 1 डिवाइडेड बाय 10। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक बार फॉर्मूला में रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे जो आगे के अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, दो चीज की कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नंबर 1 दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नंबर 2 दैट इज नंबर ऑफ, ठीक है। और आपको अभी एक चीज बता दी जाती है, अगर मंथली बेसिस पे कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करता तो इंडिविजुअली ये सम आपको अलग से फॉर 4 मार्क्स एग्जामिनेशन में आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे। अब एक कंडीशन में डाल रहा हूं, जब मैं अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करूंगा, अभी मैंने बोला मंथली बेसिस पे कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो उसकी एक रेगुलरिटी हो गई, अप्रैल टू मार्च पूरे 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर है अपने पास में, वो 12 टाइम अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो 12 बार अमाउंट ड्रॉइंग्स करेगा तो अपन ये अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे तो हम इसमें मंथली ड्रॉइंग्स को, मंथली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके लिए कंपल्सरी है। अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करा तो सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स को अपन जनरली मानते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स या व्हाट इज द एनुअल ड्रॉइंग्स। तो एनुअल ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब इस मंथली ड्रॉइंग्स को भी अपन 3 अलग-अलग सब क्लासिफिकेशन में लेके चलते हैं। 3 सब डिवीजन आप इसके कर लीजिए। 3 डेट होती है, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ एंड लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। कि पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी बोल सकते हो आप, मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ भी, और लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ द ईच मंथ ड्रॉइंग्स करा है, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड के बेस पे उससे कितना इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेशन, क्योंकि हम एक चीज मानते हैं मंथली बेसिस पे क्या फर्स्ट डेट को ड्रॉइंग्स करें तो भी मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय 12 भी होगा, 12 टाइम होता है। अगर वो मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है तो भी सिमिलर चीज, मंथली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12। अगर वो लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है तो भी वही चीज है, मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय 12। क्योंकि रीजन क्या है, फर्स्ट डेट हो, मिडिल डेट हो, लास्ट डेट हो, ही विड्रॉ टोटल 12 टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12। लेकिन अब नंबर ऑफ मंथ अपन जो काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 के अकॉर्डिंग एक एवरेज बेस पे आपको चलना पड़ेगा, जो आप अपन डिफाइन करके चलेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट,
अगर किसी पार्टनर ने फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, ये सब में आपको कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, केवल होता है, ऐसा नहीं कोई कंफ्यूजन पॉइंट ऐसा मुझे पता नहीं लग रहा कि सब में मंथली बेसिस पे फर्स्ट डेट है कि लास्ट डेट है कि मिडिल डेट है कि क्वार्टरली है, वो आपको सब में बता कर रखेगा, इसलिए कोई बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अगर कोई भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ या फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ मंथ काउंट करने का अपना एक फॉर्मूला होता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। अगर मैं आऊंगा तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा n+1/2। 1n+1 क्यों कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो एक मंथ उसका एक्स्ट्रा चलता है, तो n+1/2। नंबर 2, अगर वो लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ है या एंड ऑफ द एवरी मंथ है, तो ऐसी कंडीशन में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मंथ को कैसे कंसीडर करेंगे, n-1/2। -1 क्यों, मंथ अपना एंड हो गया, तो उस पर्टिकुलर मंथ को अपन जो है कंसीडर में नहीं लेते हैं। +1 इसलिए कर रहा है कोई फर्स्ट डेट अगर हर महीने की, तो वो मंथ भी कंसीडर में आता है, तो +1 n। नंबर 2, अगर लास्ट डेट को अगर वो ड्राइंग्स करा तो वो मंथ खत्म हो गया, तो आपका कंसीडर में नहीं आ रहा, तो n में से उसको माइनस करना है। नंबर 3 एक पॉइंट है, दैट इज मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ। अब नॉर्मली हम एक चीज माने, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, ऐसे करते करते लास्ट मंथ अपना मार्च का है, अप्रैल अपना मार्च है, उसमें 1 मार्च, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, या एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की लास्ट डेट 30 अप्रैल, 31 अपने 30 अप्रैल, उसके बाद में मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, ऐसे करते करते लास्ट डेट होगी आपके पास 31 मार्च। मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ, नॉर्मली हर मंथ की मिडिल डेट मानी जाती है 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, अप टू करते करते 15 मार्च। ओके, ये चीज हो गया। तो मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ में अपना फॉर्मूला हो जाएगा n/2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर ठीक है आपने फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ में उस मंथ को भी अपन कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए n में +1 ऐड कर लिया। सर लास्ट डेट में वो मंथ कंसीडर में नहीं आता, इसलिए आपने माइनस कर लिया, और मिडिल डेट में अपना एवरेज हो जाता है 15 है, तो आपने n/2 कर दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द मीनिंग बाय n? यहां n का मतलब अपन क्या डिनोट करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथ एंडेड पे और 9 मंथ एंडेड पे। व्हाट इज द मीनिंग बाय n? नोट्स में मैंने आपको बड़े अच्छी तरह बता रखा है, दोबारा अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स अगर हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ऑपरेट कराया, तो वी ऑपरेट अवर बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए 12 मंथ। तो यहां पे n का मतलब आप लेके चलेंगे 12। ओके, तो यहां पे अगर n अगर मान रहे हैं और मैं ये मान रहा हूं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक अगर जा रहा है सम के अकॉर्डिंग, तो n मतलब हो गया मेरा 12। ओके, अब मैं अगर फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ मानूं, फाइनेंशियल मेरा पूरा 12 महीने, तो मेरा फॉर्मूले में n+1 कितना आ जाएगा, 12+1 divided by 2, that is 13/2, 6.5। ओके, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ में n वही 12 है, 12 minus 1 divided by 2, that is 11/2, that is 5.5। और मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ में n मतलब हो गया 12/2, that is 6। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर अपन मंथली बेसिस पे कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है रेगुलरली है, और फाइनेंशियल ईयर पूरा 12 महीने लाई कर रहा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, दैट मींस
नंबर ऑफ मंथ इन a particular financial year, इस सम में हमारे कितने महीने लाई कर रहा है, 12 मंथ लाई कर रहा है। तो फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ में n+1/2, तो n+1/2 दैट इज 6.5। अब आप जब भी फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको सम फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ क्या रखा है, तो हमारे पास में कंडीशन होगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ। यहां पे आप 6.5 रखोगे फर्स्ट डेट में। अगर लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ है तो n-1/2, 12-1/2 दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाय 12। और मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ है तो दैट इज n/2 दैट इज 12/2 6/12। तो मंथली बेसिस पे भी जब ड्राइंग करा जाता है तो उस कंडीशन में हमें नंबर ऑफ मंथ जो कंसीडर करने हैं वो एवरेज पीरियड के बेस पे करने हैं, और एवरेज पीरियड इस तरह से कैलकुलेट हमारे पास में होते हैं। तो अभी अपन ने जो चीज कैलकुलेट करी है वो हमारे मंथली बेसिस पे हुई है n+1, n-1 और n/2। अब बेटा इसी चीज को एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। क्वार्टरली बात की बात है, अगर किसी कंडीशन में किसी सर्कमस्टेंस में हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ लाई करने के बजाय ओनली 6 मंथ लाई कर रहा है, ओनली 9 मंथ लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी? फॉर्मूला अपन वो यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। ओके, लेकिन अब कंडीशन क्या बनती है? फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ ओके n+1/2, क्योंकि तो 6 मंथ एंडेड पे तो फाइनेंशियल होगा, तो एक रेगुलेटरी तो है कि आपका फाइनेंशियल क्या 6 महीने लाई कर रहा है, बट आपकी रेगुलेटरी है मंथली बेसिस पे आपने ड्राइंग्स करा है। तो n+1 फर्स्ट डेट में, क्योंकि फर्स्ट डेट में क्या होगा उस मंथ को भी कंसीडर में आप लेंगे। लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ n-1 उस मंथ को इग्नोर कर रहे हो आप, कंसीडर में नहीं ले रहे हो, और n/2। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला भी आपने देने के लिए ये यूज कर लिया, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में आऊंगा तो थोड़ा सा मुझे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को और नंबर ऑफ मंथ को कंसीडर करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर मतलब वही व्हेन द ड्राइंग्स इज मेड ऑन द मंथली बेसिस, बट फाइनेंशियल ईयर वो हमारा 12 महीने का नहीं हो गया, अगर 9 मंथ लाई करना है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए 1 अप्रैल एक 3 पार्टनर थे ABC कंटिन्यू अपने फर्म को चला रहे थे। उन्होंने जैसे नए फाइनेंशियल डेट इज 1 अप्रैल 2010 में एंटर किया, ओके उनका फर्म चल रही है, लेकिन किसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई कंडीशन ऐसे आ गई, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो गई या कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, और उन्होंने 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च क्लोज करने की बजाय 31 दिसंबर को अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, डिसॉल्व कर दिया अपनी पार्टनरशिप फर्म को। तो ऐसी कंडीशन में अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने लाई नहीं करेगा, आप काउंट कर लो, अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपने 12 मंथ लाई नहीं करके कितने मंथ लाई करेगा? ओनली 9 मंथ। इसका मतलब मैं जब फॉर्मूला पुट करूंगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे मेरी जो मंथली ड्राइंग्स है वो मैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12 की बजाय 9 नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने हाउ मेनी टाइम ही विड्रॉ 9 टाइम, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय आपने 9 कर दिया। ओके, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई बाय 9 तो हो गया, जब आप नंबर ऑफ मंथ कंसीडर कर रहे हैं तो कैसे कंसीडर करोगे? ठीक है, फॉर्मूला वही है n+1/2 n-1/2 n/2, बट अभी हमने एक चीज डिस्कस करी है, व्हाट इज द मीनिंग बाय n? नंबर ऑफ मंथ इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, दिसंबर में अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया कुछ सर्कमस्टेंसेस में, तो ऐसी कंडीशन में आप n12 नहीं मान के n9 लेके चलेंगे। तो मेरा फॉर्मूला फर्स्ट डेट में n+1 तो आएगा, भी आपने हर मंथ फर्स्ट डेट को ड्राइंग करो तो वो मंथ तो कंसीडर में आएगा, तो यहाँ पे 9+1/2 दैट इज 10/2 5 आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ अपने 5 पुट कर लिए। अगर लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ और फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ लाई कर रहा है तो 9 - 1/2 दैट इज 9 - 1 8 divided by 2 that is 4, and middle date of each month n/2 that is 9/2 that is 4.5. okay,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। आप कभी ये मत मान लेना कि 12 महीने का फाइनेंशियल होता है। अगर हाँ कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम 12 महीने का फाइनेंशियल दे सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे हमने कंडीशन 9 मंथ एंडेड में 9+1/2, 9 -1/2 और 9/2 हमने कर दिया। ओके, कंडीशन क्लियर। अब मैं इसी चीज को मंथली बेसिस पे थर्ड एंड फाइनल पॉइंट लेके चलेंगे कि किसी सर्कमस्टेंसेस में हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ नहीं, 9 मंथ नहीं, केवल 6 महीने लाई कर रहा है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अपन लेंगे। फर्स्ट ईयर जब अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट करी एबीसी ने, तो ये कोई नेसेसरी नहीं कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करा जाए। हो सकता है उनकी पार्टनरशिप फर्म जो बन रही है वो 1 अक्टूबर को बन रही है। 1 अक्टूबर 2010 में उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कराया, लेकिन स्टार्ट वो कभी भी करें, फाइनेंशियल उनको जो एंड करना पड़ेगा वो 31 मार्च को ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलूंगा तो मेरा फाइनेंशियल ईयर इस कंडीशन में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ओनली 6 महीने लाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पार्टनर रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स करेगा, फर्स्ट डेट में, लास्ट डेट में, मिडिल डेट में, लास्ट पॉइंट है वो अपन देख के अगर ये चलेंगे, इसमें भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स या टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल ड्राइंग्स आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब नंबर ऑफ मंथ यहां भी अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड पे लेके चलेंगे और एवरेज पीरियड फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ n+1/2, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ n-1/2, मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ n/2। बट यहां पे आप व्हाट इज द मीनिंग बाय n? जब मेरा फाइनेंशियल ईयर ओनली 6 मंथ लाई कर रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ मंथ इन फाइनेंशियल ईयर आपको 6 लेने पड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ में 6 + 1/2 दैट इज 3.5, 7/2, 3.5। लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ 6 - 1/2 दैट इज 5/2, 2.5 and middle date of each month n/2 that is 6/2, 3। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी मंथली बेसिस पे जब कोई पार्टनर सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और सबसे नंबर 2 सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ मंथ। अगर फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने लाई कर रहा है, फॉर्मूला एक ही यूज करो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू परसेंटेज बाय 100 नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। बट फाइनेंशियल 12 मंथ लाई करेगा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को आप एनुअल कन्वर्ट करने के लिए मंथली ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ लाई कर रहा है तो मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे टोटल अमाउंट के लिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के लिए। और क्वार्टरली अगर इन केस 6 मंथ अपने पास चल रहा है, मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 6 अपन करेंगे। और नंबर ऑफ मंथ एक फिक्स फार्मूला अपने पास ये जरूर है, आप एक फार्मूला फिक्स ये जरूर मानेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ n+1/2, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ n-1/2 और मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ n/2। बट व्हाट इज द मीनिंग बाय n? अकॉर्डिंग टू सम व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर कितने महीने लाई कर रहा है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च है तो 12 मंथ, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च है 6 मंथ, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च है 4 and 9 मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, बिगिनिंग कब करा है और एंड कब हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग n+1, n-1, n/2। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल सम जब ओपन करेंगे उसमें आपको और अच्छी तरह कंसीडर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंपॉर्टेंट सम है फॉर 4 मार्क्स, थोड़ा ध्यान दें।